हेलो एवरीवन, नमस्ते। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश का हिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बताना है। और इसी सेक्शन में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर इतिहास के अलावा आर्ट एंड कल्चर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब हमें कला एवं संस्कृति के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो इतिहास और कला और संस्कृति ये टोटल पार्ट पढ़ेंगे, इसी सेक्शन में कवर होगा। स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक, इसके पहले आपको एक चीज यहां पर समझना होगी। अगर आपको इतिहास समझना है तो हमें अपने पुरानी जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। और ये सारी चीजें जब पढ़ी जाती है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइमलाइन को देखना होता है। टाइमलाइन मतलब समय के अकॉर्डिंग चलेंगे कि समय उस समय कौन सा समय चल रहा था, फिर किस समय हमारे पास कौन सी डायनेस्टीज आती है, किस समय हमारे पास आधुनिक काल आता है। तो हमें यहाँ पर टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसी चीज को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक टाइमलाइन बताने वाला हूं, जिससे आपको हिस्ट्री के जो डिफरेंट आपके पास डायनेस्टीज आती हैं, मतलब डिफरेंट आपके पास जो वंश वगैरह आते हैं, अलग अलग समय पे जो अलग अलग गतिविधियां हुई है इंडिया में या मध्य प्रदेश में, तो उनको समझने में आसानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइमलाइन से। ठीक है, तो देखिए, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो जैसे मैं सिंपली आपको एक बात कहता हूं, जैसे हमारे पास होती है नंबर लाइन। हमारे पास क्या होती है? नंबर लाइन होती है। सिंपल नंबर लाइन में क्या होगा, जैसे कि आपको मैंने ये बोल दिया कि आप एक काम करिए, इसको जीरो लिख दीजिए, इसको आपने लिख दिया जीरो। तो इससे जो राइट साइड, मतलब इस साइड आप क्या लिखोगे? वन लिखते हो, देन आप टू लिखते हो, देन आपके पास आता है थ्री, देन आपके पास आता है फोर। कुछ इसी तरीके से आप चलते हैं ना, है ना? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। और वहीं पर अगर आप नंबर लाइन की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे -1, देन आप लिखेंगे -2, ठीक है, देन आप लिखते हैं -3, देन आप लिखते हैं -4। तो ये तो हमारे नंबर लाइन के लिए होता है, नंबर सीरीज में ऐसा होता है। ठीक है, जब हम नंबर्स पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं, तो हम माइनस वगैरह लिख देते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, और हिस्ट्री में माइनस वाला कोई ईयर नहीं होता है। हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड को हमने जीरो मान लिया है, एक हमने फिक्स रेफरेंस समझ लीजिए, उसको हमने जीरो माना है। समय उसके पहले भी था, समय उसके बाद भी चल रहा है। तो यहाँ पर हिस्ट्री की मैं आपको टाइमलाइन बताने वाला हूं, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली बात तो मैं हेडिंग यहां पर डाल रहा हूं टाइमलाइन। हेडिंग है हमारी टाइमलाइन। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये टाइमलाइन क्या है और हम किसकी बात कर रहे हैं टाइमलाइन में। तो टाइमलाइन की अगर अपन बात करें यहां से, तो हमारे पास होता है एक, हम वैसे ही जैसे हमने नंबर सीरीज बनाई थी, नंबर का जैसे बनाया था, वैसे ही यहां पर एक फिर से लाइन ड्रॉ की हमने। हमने कहा कि इस लाइन के जो बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है, इस लाइन के जो सेंटर में होगा, उसको हम कह देंगे कि ये जीरो ईयर है। ठीक है, जीरो ईयर। इससे राइट साइड मतलब जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा ईयर 1, मतलब 1 ईयर, फिर उसके बाद सेकेंड 2, फिर उसके बाद आपके पास 3, देन आपके पास 4। इस तरीके से आपके पास ईयर्स चलते रहेंगे, और जब आप चलते रहेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 2023 पर। कहां पहुंच जाएंगे? 2023। ये बात ठीक है, 2023 पर पहुंच गए। अभी नेक्स्ट ईयर फिर देखोगे 2024 आ जाएगा, फिर 2025, इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा। अब हिस्ट्री में ये हुआ कि जब हमने इससे पहले का समय देखा, मतलब आज हम 2023 पे हैं, तो आज से 2023 साल पहले 2023 इयर्स अगो हमने स्टार्ट किया है हमारा ये जीरो से स्टार्ट। लेकिन क्या टाइम 2023 के पहले नहीं था? बिल्कुल था। तो उस टाइम को दिखाने के लिए यहां पर हम क्या लिखते हैं, तो अगेन हम अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, लेकिन वन ऐसा ही लिखते हैं बिल्कुल जैसा हमने इधर लिखा। 1 2, है ना, 3 4 5, इसी तरीके से हमारे पास यहां पर भी टाइमलाइन चलती रहेगी। लेकिन अब बड़ा कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन इस बात का था कि अगर ये भी टाइम आपके 1 2 3 4 5 है, ये भी टाइम अगर आपका 1 2 3 4 5 होगा, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि कौन सा टाइम पीरियड कौन सा है। ठीक, तो हमने यहां पर दो चीजें डिसाइड की। सबसे पहली बात कि ये जीरो जो हमने लिया था, ये जानबूझ कर लिया था। जीरो हम लोगों ने जानबूझ के लिया था। हमने कहा था कि जो जीरो वाला ईयर होगा, जीरो वाला जो ईयर होगा, वो ईयर कौन सा होगा? वो ईयर होगा जब हमारे यहां पर हमारे अर्थ पर प्रभु यीशु, जिनको हम यीशु कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं, क्राइस्ट का बर्थ हुआ होगा। तो जो जीरो यहां पर लिखा है, इट इज द बर्थ ईयर ऑफ क्राइस्ट। इसको हम कहते हैं बर्थ ईयर ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ये बात कि क्राइस्ट के जन्म के
जिस साल क्राइस्ट का जन्म हुआ था, प्रभु यीशु का जिस साल जन्म हुआ था, है ना, हम इसको बोलते हैं यीशु का जन्म का वर्ष, यीशु के जन्म का वर्ष। इस समय इनका जन्म हुआ और हमने यहां से माना कि ये आपका 0 है। इसके बाद आगे चलते गए तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इस तरीके से ईयर्स चलते रहे। अब इनके पहले क्या हुआ, यहां पर भी 1 2 3 4 5 लिखा, तो याद रखिएगा इनके पहले का जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड, 0 से लेफ्ट साइड जब आप जाते हैं, 0 से जब आप लेफ्ट साइड जाते हैं, ये मैंने बनाया 0 से लेफ्ट साइड, तो इसको हम कहते हैं बीसी, इसे हम कहते हैं बीसी। ठीक, हिंदी में इसे कहा जाता है ईसा पूर्व। इसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। क्यों कहते हैं ईसा पूर्व, क्योंकि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, उनके जन्म के पहले वाला समय ईसा पूर्व कहलाता है। और बीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहां से याद रखना, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, है ना, बीसी का फुल फॉर्म देख रहे हैं हम, तो हम यहां पर बना रहे हैं बिफोर BIRTH, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, जब यीशु का जन्म नहीं हुआ उससे पहले वाले जो साल हैं उनको हम कहेंगे ये 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC, है ना। तो ये जब भी लिखे जाएंगे तो ऐसे लिखे जाएगा 1 BC, ठीक है, 2 BC, 3 BC, 4 BC, एक सेकेंड, मैंने 2B लिख दिया, 1 BC हो जाएगा, 2 BC हो जाएगा, ये 3 BC हो जाएगा, ये 4 BC हो जाएगा आपका, ये 5 BC हो जाएगा। तो इस तरीके से ईयर्स चलेंगे पीछे। अच्छा, ये बात समझ में आती है। कितना हो सकता है, तो कितना भी हो सकता है, इवन लैक्स ईयर में भी हो सकता है, लैक ईयर, 10,000 ईयर, 1000 ईयर्स में भी ये पीछे जा सकता है। वहीं पर अगर हम राइट वर्ड बात करें, राइट वर्ड मतलब हमारे पास होता है कि जब यीशु का जन्म हो गया, यीशु का जब जन्म हुआ उसके बाद क्या होता है, तो वो जो टाइम पीरियड आया यीशु के जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड है, उसको हमने यहां पर बोला हुआ है, इसको हमने कहा है कि ये हम एडी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, एडी। ठीक, बहुत से स्टूडेंट्स एडी को बोलते हैं आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, क्राइस्ट के डेथ की बात नहीं है। ये तो यहां पर तो जन्म हो गया और उसके बाद वो जीवित रहे ना, तो हम एडी को बोलते हैं ईसवी सन। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ईसवी सन। ठीक, अब ईसवी सन का मतलब क्या है, ईसवी सन का मतलब है कि जब ईसा मसीह का टाइम पीरियड चल रहा था, ईसा मसीह जब पैदा हो गए थे उसके बाद की बात। तो एडी को जो है वो कहा जाता है एनो डोमिनी। क्या कहा जाता है इसको, एनो डोमिनी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछ ले तो बताना एनो डोमिनी होता है। एडी का फुल फॉर्म क्या है, तो एनो डोमिनी है, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात, अगर यहां तक समझ में आती है तो ये आपको टाइमलाइन ध्यान रखना पड़ेगी, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये टाइमलाइन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एडी और बीसी अगर कहीं लिखा हुआ आ जाता है तो ये फील होना चाहिए आपको, उस समय ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये एडी और बीसी ऐसा क्यों लिखा हुआ है, राइट। इसी टाइमलाइन की मैं बात कर रहा था। और ये जो आपका मिडिल वाला है, ये आपका 0 ईयर है। ये कौन सा ईयर है, 0 ईयर। ठीक है, इसके आगे पीछे आपका जो भी होगा वो हम बात करेंगे, पर अभी तो 0 ईयर कौन सा ईयर बोलेंगे, जहां पर क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, क्रिस्ट का जहां पर बर्थ हुआ वही 0 ईयर है। ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा और समझते हैं आगे इसको। ये तो ईयर वाली बात हो गई, अब हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हमें इतिहास पढ़ना है, तो इतिहास किस तरीके से पढ़ा जाता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जनरली जो भी स्टूडेंट है, अगर ज्योग्राफी की बात करें हम लोग, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें हिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है और सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूजन भी इसी में होता है। तो आप पहले इस लेक्चर में, ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, इसको पूरा अच्छे से देखिए। अगर ये लेक्चर आप देखेंगे तभी जाकर आपको आगे हिस्ट्री समझ में आने वाली है, ये मैं 100% श्योरिटी देता हूं। ये लेक्चर देख लोगे तो हिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी, अगर ये नहीं देखोगे तो समझ में भी आ जाएगी लेकिन रिटेन नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे आप उसको। तो इस लेक्चर को आपको पूरा देखना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले यहाँ पर। अब
मैं आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ बात बताता हूं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास, हम बोल रहे हैं हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1 सेकेंड, हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे अब, ठीक है। इस हिस्ट्री में हिस्ट्री, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्ट्री किसको कहेंगे कि जो पास्ट में हो चुका। पास्ट में तो कई सारी घटनाएं हुई हैं, इतनी घटनाएं हुई हैं कि हम उनको याद भी नहीं रख सकते। तो हमने यहां पर क्या किया है, हमारे संपूर्ण इतिहास को, जो हमारी पूरी हिस्ट्री है, उसको हमने मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। अब वो पार्ट देखिए आप कि वो 3 पार्ट्स है कौन कौन से, ठीक है। तो ये जो 3 मेजर पार्ट जिनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये पार्ट की बात करते हैं। ये पार्ट्स जो हैं वो है आपके, पहला आप यहां पर बात करेंगे, देखो मैं 3 पार्ट की बात कर रहा हूं तो मैंने यहां पर 3 पार्ट लिए हैं, ठीक है। अब पहला पार्ट अगर हम देखें यहां से, तो हिस्ट्री का पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं इसे, जहां पर हिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई है, जो हिस्ट्री से भी पहले का टाइम पीरियड माना हमने कहा कि ये हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड होगा। कौन सा होगा? प्री हिस्टोरिक एरा या पीरियड, प्री हिस्टोरिक एरा या पीरियड। इसको अपन एरा लिख देते हैं तब भी चलेगा यहां पर, ठीक है। ठीक है, ये क्या है प्री हिस्टोरिक एरा? तो इसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इतिहास के पहले का टाइम पीरियड, प्रागैतिहासिक। चलिए ये ठीक है, अगर आपने इसको प्रागैतिहासिक कहा तो बाकी दो को क्या कहेंगे वो भी यहां पे समझते हैं। अगला जो हमारे पास है सेकंड, इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये वाला टाइम पीरियड जो है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये हमारा हुआ आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक जिसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक। यहां से याद रखना है कि दूसरा हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो हमने किया है प्रोटो हिस्टोरिक। इनको समझा रहा हूं इनके अंदर क्या होता है अभी थोड़ी देर में। इसको हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। इसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। एक पीरियड जिसमें हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है हमारा, वो कौन सा पीरियड है? तो इसको हम सिंपली, जो हमारी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इसको कह देते हैं कि ये जो है हमारा वो हिस्टोरिकल एरा है या हिस्टोरिकल पीरियड है, ठीक है। और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक काल या इतिहास, इसको भी ऐतिहासिक काल लिख देते हैं, ठीक है। अब पहले तो क्लासिफिकेशन ये हो गया कि ये अपने पास 3 चीजें हो गई। जैसे एक आपके पास क्या हुआ, एक आपके पास हुआ प्री हिस्टोरिक एज, एक आपने बोला प्रोटो हिस्टोरिक एज, और तीसरा आप कह रहे हैं डायरेक्टली हिस्टोरिक एज। तो आपके पास ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए हैं। अब इनको समझते हैं क्लासिफिकेशन में हमें कैसे याद रखना है। तो देखो, प्री हिस्टोरिक एज जो है ये किसे कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक, सबसे बड़ी बात है कि प्री हिस्टोरिक एज कहते किसे हैं। तो यहां से याद रखना कि प्री हिस्टोरिक एज एक ऐसा एज है जब जो ह्यूमन है उसको ना तो पढ़ना आता था ना ही लिखना आता था। प्री हिस्टोरिक एज की हम बात करें तो एक ऐसा एज जब किसी व्यक्ति को पढ़ना या लिखना नहीं आता था, ये वाला टाइम पीरियड जो है वो कहलाता है हमारा प्री हिस्टोरिक एज। क्या कहलाता है? ये प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है ये बात। चलिए तो यहां से समझते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज किसे कहेंगे। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जब हमें ना लिखना आता था और ना पढ़ना आता था। तो यहां से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि जब मनुष्य लिखना या लिखना और भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको एक काम करता हूं, लिखना तथा पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है ना। एक ऐसा पीरियड जब व्यक्ति जो है वो क्या नहीं जानता था? लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। वो वाला टाइम पीरियड हमारा प्री हिस्टोरिक एज रहा। इसके अंदर और क्या होंगी वो चीजें आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में ये याद रखिए। अब हमारे पास सेकंड जो एज है, उस सेकंड एज में आप कह रहे हैं कि ये एज आपकी कौन सी है? ये है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता है? तो प्रोटो हिस्टोरिक की जब बात की जाती है, जिसको आद्य इतिहास बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक बोला जाता है, तो यहां पर हम याद रखेंगे कि व्यक्ति को लिखना और पढ़ना तो आता था, व्यक्ति को लिखना और पढ़ना तो आता था, लेकिन मुझे या हम लोगों को वो जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, उनकी लिपि या उनकी स्क्रिप्ट
या उनकी जो लैंग्वेज है वो हमें समझ में नहीं आई है। तो एक ऐसा पीरियड जब व्यक्ति ने लिखा, जरूर व्यक्ति लिखना पढ़ना सीख गया था, लेकिन उनकी लिपि, उनकी लैंग्वेज, उनके जो वर्ड्स वगैरह हैं वो हम नहीं समझ पाए। करेक्ट। तो आदि ऐतिहासिक काल, यहां पर हम बोलेंगे कि जब व्यक्ति लिखना और, अब मान लेते हैं कि उस समय लिखना पढ़ना जानता ही होगा तभी उन्होंने लिखा, है ना। लिखना पढ़ना जानता था, जब व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता था, परंतु अब क्या होता है, एविडेंस मिलते हैं हमको, है ना। परंतु हमें क्या मिले उसके, हमें जो साक्ष्य मिले हैं, परंतु जो साक्ष्य या एविडेंस है ना, इसको अपन बोलेंगे कि जो साक्ष्य जो हैं, जो साक्ष्य हमें मिले हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका है। समझ गए, है ना। आज तक हम लोग, मतलब उनकी लिपि का ज्ञान हमें नहीं है, इसको आप समझेंगे कि उनकी जो लिपि है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, उसका ज्ञान हमें नहीं है। राइट। तो ये हो गई आपके पास चीजें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा अपने पास एज जो है, जिसको अपन बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हिस्टोरिक एरा। हिस्टोरिक एरा या ऐतिहासिक काल। यहां पर इस ऐतिहासिक काल में ये होगा कि व्यक्ति लिखेगा पढ़ेगा भी, मतलब जो वो लिख के रखेगा उसका हमें संपूर्ण ज्ञान होगा। ठीक है, मतलब ये जो एज है जिसमें जो भी एविडेंस हमें मिले हैं हमने उनको डिकोड कर लिया है। मतलब व्यक्ति द्वारा, मनुष्य द्वारा भी लिख सकते हैं, व्यक्ति द्वारा, इस पे काम करते मनुष्य द्वारा ही लिखते हैं। मनुष्य द्वारा लिखे गए लेख हमने समझ गए, जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने जो लेख लिखे थे, उसके लिखे हुए लेख हमने पढ़ लिए, मतलब उसकी स्क्रिप्ट का हमें ज्ञान हो गया है, हम उसको समझ चुके हैं कि वो किस तरीके से या क्या लिखना चाह रहा था, क्या एविडेंस मिले हैं, तो उसको हम बोल देते हैं हिस्टोरिक एरा। तो ये तीन टाइप की आपकी चीजें हो गई। अब हमारे पास फिर से सबसे पहले जो आएगा वो आएगा प्री हिस्टोरिक एज। मैं आपको समझाता हूं कि प्री हिस्टोरिक एज में क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता है और हिस्टोरिक में क्या होता है। मेन जो है वो आपका हिस्टोरिक पीरियड बड़ा है, प्रोटो हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक दोनों बहुत छोटे हैं। समझते हैं यहां से, चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक एज को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्री हिस्टोरिक एज। ये प्री हिस्टोरिक एज में क्या होता है ये समझते हैं थोड़ा सा। चलिए यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं प्री इस प्री हिस्टोरिक एज को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो प्री हिस्टोरिक एज है आपका, उसको हमने बाद में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो यहां से समझिएगा। तो प्री हिस्टोरिक एज को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है वो 3 पार्ट्स हैं। देखो 3, इवन मैं कहता हूं यहां पर आपने 4 पार्ट बनाए हैं। टोटल कितने बनाए हैं? 4 पार्ट। तो 4 ही बना देते हैं अगर 4 बने हुए हैं तो। चलिए देखिए, 1 2 3 है ना, ये 4 पार्ट बनाने वाले हम यहां पर। समझिएगा, प्री हिस्टोरिक एज की जब बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक एज में सबसे पहले आप यहां पर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं स्टोन एज। और स्टोन एज इसको, चलिए ठीक है मैं बता देता हूं इसे डायरेक्ट आपको। देखिए यहां पर आएगा आपके पास पेलियोलिथिक एज। क्या आएगा? पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज। ठीक है, इसको कहते हैं पुरा पाषाण। पहले समझिएगा ये 3 चीजें जो हैं, पुरा पाषाण काल, इसको हम कहेंगे पुरा पाषाण काल। ठीक, देन आपके पास आता है मेसोलिथिक या मीजोलिथिक, इसको दोनों कह सकते हैं आप, मेसोलिथिक या
मेसोलिथिक एज। ठीक है, इसका मतलब होता है मध्य पाषाण काल। इसका मतलब क्या होता है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा आप देखेंगे तो यहां पर आपको तीसरा यहां पर मिलेगा नियोलिथिक। तीसरा मिलेगा नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज किसे कहते हैं? तो नियोलिथिक एज जो होती है ये कहलाती है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। ठीक, तो ये तो तीन हो गए। और इन तीनों के खत्म होने के बाद एक आता है आपके पास जिसको हम कहते हैं कैल्कोलिथिक एज। क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज जो है इसको कई स्टूडेंट चैल्कोलिथिक भी पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन कई स्टूडेंट्स जो है वो चैल्कोलिथिक करते हैं, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब होता है ताम्र पाषाण काल। इसका मतलब क्या होता है? ताम्र पाषाण काल। अब आपको यहां से कुछ बात और बताते हैं। जैसे अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको लिथिक वर्ड यूज दिख रहा है, यहां पर भी लिथिक वर्ड यूज दिख रहा है, यहां पर भी लिथिक वर्ड यूज हुआ है, राइट? तो और यहां पर भी लिथिक है, पर पहले तीन को समझते हैं। ये जो आपके पास तीनों लिथिक वाले एज लिखे हुए हैं, तीनों, जैसे एक पेलियोलिथिक लिखा हुआ है आपके पास, एक आपके पास मेसोलिथिक लिखा हुआ है, और तीसरा आपके पास नियोलिथिक लिखा हुआ है। तो इन तीनों एज को अगर अपन देखेंगे यहां से, तो हमें क्या पता चलता है कि ये तीनों तीनों एज जो है कंबाइंडली कहलाती है स्टोन एज। इन तीनों को हम लोग कंबाइंडली क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। क्यों स्टोन एज कहते हैं ये समझिएगा। क्योंकि इस समय जो हमें एविडेंस मिले हैं, उन एविडेंस से हमें यह बात पता चलती है कि जो व्यक्ति था वो व्यक्ति पूरी तरीके से, या वो व्यक्ति जो था वो व्यक्ति किसका इस्तेमाल कर रहा था अपनी सेफ्टी के लिए या शिकार करने के लिए? तो वो करता था स्टोन का यूज। इसलिए इसको हम कंबाइंडली इन तीनों को बोल देते हैं कि ये स्टोन एज है। ये कौन सा पीरियड रहा है? स्टोन एज का पीरियड रहा है। ये कौन कौन सी तीन चीजें हैं? वो तीन चीजें हैं, एक आपका नवपाषाण काल वाला पार्ट, नवपाषाण वाला जो है वो भी क्या कहलाता है? स्टोन एज कहलाता है। आपका ये मध्य पाषाण काल भी एक तरीके का स्टोन एज का ही पार्ट है। और तीसरा आप बोलेंगे कि ये जो आपका पूरा पाषाण काल है ये भी किसका पार्ट है? तो ये भी आपका पैलियोलिथिक मतलब स्टोन एज का ही पार्ट है। यहां तक बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। अब ये वाला पार्ट कौन सा है? चैल्कोलिथिक वाला या कैल्कोलिथिक वाला? तो ये वो पार्ट है जब इंसान को यहां पर स्टोन का यूज नहीं करके स्टोन व्यक्ति को यहां पर मेटल्स मिलने लगे थे। क्या मिलने लगे थे? मेटल्स। ठीक है, तो जब मेटल्स मिलने लग जाते हैं तो उस समय मेटल में पहली जो मेटल खोजी गई थी, पहली मेटल जो हमें मिली थी वो मिली थी कॉपर। पहली मेटल जो हमें मिली वो क्या मिली? कॉपर। तो हमने उसको बोल दिया तांबा, चैल्कोलिथिक, है ना? कॉपर को हमने यहाँ पे चैल्को बोला इस वजह से। क्लियर? पर यहाँ पर पाषाण वर्ड है, मतलब तांबे के साथ में अभी भी स्टोन का यूज हो रहा है। ठीक, तो ये प्री हिस्टोरिक एज है। स्पेशली अगर देखेंगे तो प्री हिस्टोरिक एज में, स्टोन एज में लगभग चारों आ जाएंगे, है ना? आप फोर्थ भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी तो स्टोन है। पर यही आपका एरा जो है, यही आपका किस में चले जाता है? आपके मेटल वाले एज में भी चले जाता है। जब मेटल एज आती है आपके यहाँ पर, मेटल एज में भी तांबे का खोज हो गया, तांबा मिलता है, फिर लोहा मिलता है, सोना चांदी वगैरह हमारे यहाँ पर सब मिल जाते हैं। तो हमने सबसे पहली जो आपकी मिली वो इसकी बात कर ली। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो प्री हिस्टोरिक एज था। ये कौन सा एज था? ये प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखें आगे चल के, तो प्री हिस्टोरिक एज के बाद आपको यहां पर मिलने वाला है प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज जिसको अपन ने प्रागैतिहासिक काल बोला, जब व्यक्ति ना तो लिखना पढ़ना जानता था और ना ऐसे कुछ एविडेंस हमें मिले हैं। अब हम जब बात करेंगे तो हम यहां पर बात करने वाले हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जिसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। जिसको हमने क्या कहा है? प्रोटो हिस्टोरिक एज। ये प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या है ये थोड़ा समझते हैं। देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक एज, एज बोल दीजिए, एरा बोल दीजिए या पीरियड बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी बातें सेम है यहां पर। तो जब हम बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक की, तो प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है आद्य आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, इस पीरियड की बात करने वाले हैं।
आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है या आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, तो यहां पर व्यक्ति ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जो एविडेंस हमें मिले उनको हम डिकोड नहीं कर पाए। लिखना पढ़ना सीख गया था इंसान, उसने कुछ लिखा भी, लेकिन जो लिखा हुआ है वो हम समझ नहीं पाए हैं अभी तक। ठीक है, तो कोशिश चल रही है लेकिन समझ नहीं पाए। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अब आद्य ऐतिहासिक काल जो लिखा है, इसमें हम देखेंगे कि आपके पास इंडिया में आपके पास आती है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आती है? सिंधु घाटी सभ्यता, सुना ही होगा आपने, है ना, जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ऐसी कुछ सभ्यताएं जो होती हैं जहां पर व्यक्ति ने लिखा तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आया, उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, जैसे यहां पर मैं बोलता हूं कि द पीरियड ऑफ, इसको मैं शॉर्ट में एक चीज और बता रहा हूं आपको कि ये कौन सा पीरियड रहा जब व्यक्ति ने क्या किया था आखिरी टाइम। आपने इस पुरानी इसमें क्या देखा कि उसको तांबा मिल चुका है, ठीक है, लेकिन अभी वो पत्थर के साथ यूज कर रहा है। अब तांबा मिल चुका है, अब उसको वो पत्थर के अलावा कैसे यूज करेगा, तो दूसरी मेटल्स या दूसरे एलिमेंट के साथ में उसका अलॉय बनाएगा। और इस समय जो है आद्य ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे कि आपको तांबे के साथ साथ ब्रोंज का भी यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं द पीरियड ऑफ कॉपर, द पीरियड ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज। आई बात समझ में? द पीरियड ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज, एक ऐसा समय जब कॉपर और ब्रोंज, तांबे और कांसे का प्रयोग किया जा रहा था। किसका प्रयोग किया जा रहा था? तांबा और कांसा। ठीक है, ये जो पीरियड था, है ना, ये जो पीरियड था, ये कौन सा पीरियड था? तो ये पीरियड था जब भारत में क्या चल रही थी? भारत में यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, है ना। कौन सी घाटी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, जिसको आपने कहा कि ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये वाला टाइम पीरियड जो है, ये वाला जो टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये टाइम पीरियड पे व्यक्ति ने क्या सीखा था? लिखना पढ़ना सीख लिया था, लेकिन उसके जो एविडेंस हमें मिले हैं उसको हमने डिकोड नहीं कर पाए हैं अभी तक। ठीक है, ये बात, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस पीरियड का आपको एक एग्जाम्पल मिलता है। ठीक, बढ़े आगे। अब उसके बाद आपके पास जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। ये जो पॉइंट अब आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे यहां से हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, ये बात। हिस्टोरिकल पीरियड को देखते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होगा? जहां पर व्यक्ति ने लिखा, जहां पर व्यक्ति के जो एविडेंस है उनको हम डिकोड कर सके हैं इजीली, हमें वो बात पता चल गई कि वो क्या लिख कर गए हैं। तो हिस्टोरिकल पीरियड की अगर अपन बात करें तो यहां पर हम स्टार्टिंग जब करेंगे तो स्टार्टिंग में समझिए, पहले तो हम हिस्टोरिकल पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? यहां से हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। तो जब आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट जो होगा आपका, है ना, वो पार्ट होगा जो एंशिएंट पीरियड से चला आ रहा है, जिसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। जिसको हम क्या कहते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। जो सबसे पहले हिस्टोरिकल पीरियड का पहला वाला पार्ट जो है, जिसको हमने हिस्टोरिकल पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो पहला वाला जो पार्ट है सबसे पुराना वाला, उसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास। इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, ये बात, चलिए, ये हो गया। देन उसके बाद आपके पास जो टाइम पीरियड आता है वो आता है मिडिवल हिस्ट्री का। किसका आता है? मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री क्या होती है? तो इसको हम कहते हैं ये मध्यकालीन इतिहास है। मिडिवल हिस्ट्री की जब आप बात करेंगे तो इसको हम मध्यकालीन इतिहास कहेंगे। देन लास्ट में आप यहां से याद रखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री आती है। क्या आती है? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। तो चलिए इनका भी कुछ लिख देते हैं। जैसे ये हो गया आपका मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न का मतलब होगा हमारा आधुनिक इतिहास। इसका मतलब है आधुनिक इतिहास। ठीक, इन 3 पीरियड में डिवाइड करके हमको पढ़ना है हमारा
हिस्टोरिकल पीरियड। ये 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, राइट। चलिए अब वन बाय वन इनके अंदर डिटेल करना है हमें ये समझना है कि ये पीरियड कब से कब तक रहा और किस तरीके से रहा, और धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आती जाएगी कि कैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग रूलर आए, कैसे हमारे यहाँ पर उन्होंने रूल किया, किसने किसको हराया, कुछ कुछ ऐसी बातें भी इतिहास में अब चलती रहेंगी आगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी इंट्रोडक्शन ही समझिए इसको, ये पूरा आपके लिए क्या है, इंट्रोडक्शन है। अगर ये जानोगे, इस तरीके से जानोगे, तो आपको आगे चलकर हमारा ये जो इतिहास वाला सेक्शन है ये समझ में आएगा, राइट। चलिए अब मैं एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा डिफाइन करता हूं, मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग बताता हूं, फिर मिडिवल को बताऊंगा और फिर मॉडर्न को बताऊंगा। करें स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हमारे पास है यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहले हम यहां पर क्या देखने जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा मैं यहां पर लिख देता हूं एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम कहां से शुरू करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री की जब हम स्टार्ट करेंगे, हिस्टोरिकल पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड है, हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो हम स्टार्टिंग करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कहां से शुरुआत करेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता से। इसको मैंने लिखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहली बात हम जहां से देखते हैं वो है इंडस वैली। हालांकि ये जो चीज है, ये चीज आपकी प्रोटो हिस्टोरिक में आती है ना, लेकिन फिर भी इंडिया का इतिहास हम यहां से पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में भी हम लोग शुरुआत थोड़ी यहीं से करेंगे। ठीक, चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर आगे बढ़े तो मैं यहां पर टाइमलाइन, फिर से हिस्ट्री के लिए तो टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हमने यहां से एक टाइमलाइन बनाई। इसमें हमने सबसे पहले बोला था कि ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम पीरियड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात की जाएगी तो बताना है आपको कि ये 2400 बीसी, 2400 बीसी से लगाकर ये कब तक चलती है, तो ये चलती है 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक। आप भारत में क्या देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको मिलेगी 1750 बीसी। देखो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, 2400 बीसी, कहीं कहीं बुक में ये 2500 बीसी भी लिखा है, 2500 भी लिखा है, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, है ना। टाइम पीरियड एकदम एग्जैक्ट इतना नहीं मिलता है, कहीं कहीं बुक में इसको 2500 लिखा है, कहीं कहीं बुक में इसको 2400 लिखा, हम 2400 मान के चल रहे हैं। तो टाइम पीरियड देखो 2400 से 1750। लेकिन आज की डेट में जब आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कोई जैसे किसी भी एक व्यक्ति का टाइम पीरियड लिखा होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का लिखा है, लता मंगेशकर जी का लिखा है, तो आप देखेंगे कि पहला वाला ईयर उनका बर्थ ईयर 1900 समथिंग कुछ में लिखा है, और जब उनकी डेथ होती है, उनकी पुण्यतिथि होती है, ईयर जो होता है तो उसको बाद में लिखा जाता है और वो बढ़ते क्रम में आता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने उल्टा लिखा है, घटते क्रम में, 2400 बीसी से 1750 बीसी। तो ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे का कारण समझे। देखो हिस्ट्री में पीछे मैंने बोला था कि जीरो से पीछे जब आप चलेंगे तो आपको टाइम उल्टा चलेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे उल्टा चलेगा। तो पहले जो टाइम पीरियड देखेंगे तो 2400 और पुराना टाइम पीरियड है, 2500 उसके और पुराना, 2600 उससे और पुराना। तो हमने बोला कि 2400 बीसी से स्टार्ट हुआ, और जब इधर की तरफ टाइम तो ऐसे ही बढ़ेगा, इसी डायरेक्शन में टाइम बढ़ेगा, तो जब 2400 बीसी से स्टार्ट हुआ तो 1750 बीसी तक आते आते भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन रहती है, जिसको दूसरे शब्दों में आप हड़प्पन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं हड़प्पन भी लिख देता हूं, हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपके मध्य प्रदेश में, सॉरी भारत में रहेगी। ठीक, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद यहां पर हमारे भारत में हमको देखने को मिलता है एक चीज जिसको हम कहते हैं डार्क एज। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डार्क एज। ठीक है, डार्क एज क्यों कहते हैं और ये क्या है ये भी समझिए। देखिए 1750 बीसी से लगाकर 1750 बीसी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई से लगाकर 1500 बीसी तक भारत में कोई खास ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं या ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे हम ये बोल सकें कि भारत में कहीं कोई व्यक्ति रहा होगा, राइट। तो हमने कहा कि 1750 से 1500 बीसी तक एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि सारे व्यक्ति जो हैं वो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में खत्म हो गए। तो 1750 से 1500 तक का टाइम पीरियड हमारे यहाँ पर कहलाता है डार्क एज, जिसको हिंदी में कहेंगे आप अंधकार का युग। इसे आप क्या कहते हैं,
अंधकार का युग कहते हैं। अब इसके बाद डार्क एज के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो डार्क एज के बाद आपको 1500 बीसी में, 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी तक, 1500 बीसी से 600 बीसी तक भारत में मिलता है वैदिक पीरियड। अब आपको यहां पर मिलने वाला है वैदिक पीरियड या वैदिक एरा। मैं इसको शॉर्ट में वैदिक एरा लिख देता हूं। ये वैदिक एरा जो है इसको आप कहेंगे वैदिक काल। इसको आप क्या कहते हैं? ये आपका वैदिक काल है। ठीक है, तो वैदिक काल जो है, इस वैदिक काल में आपको यह ध्यान रखना है कि कहां से कहां तक, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक। तो वैदिक काल जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलने वाला है 1500 बीसी से लगाकर 1500 बीसी से लगाकर 600 बीसी तक। कब तक? 600 बीसी। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इसको और डिवाइड किया गया है। वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बोला जाता है ऋग्वैदिक पीरियड, एक क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक पीरियड कहा जाता है। और ऋग्वैदिक पीरियड जो होता है वो ऋग्वैदिक पीरियड आपका जहां से वैदिक स्टार्ट होता है 1500, वहां से शुरू होता है, फिर वो 1000 बीसी तक चलता है। कब तक चलता है? 1000 बीसी तक। 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक पीरियड चलता है। देन 1000 बीसी से 600 बीसी तक जो टाइम पीरियड है यहां पर लेटर वैदिक पीरियड चलता है। लेकिन ये इंडियन हिस्ट्री की बात है, हम यहां पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हमें मध्य प्रदेश की इतिहास के बारे में पढ़ना है, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, राइट। चलिए, इन टाइम पीरियड की बात करेंगे तो यहीं पर हम साथ में एक और चीज समझेंगे और वो होगा हमारा एपिक एज। हम यहां पर क्या समझने वाले हैं? हम यहां पर एपिक एज के बारे में पढ़ेंगे। एपिक एज क्या होती है? एपिक एज क्या होती है? तो इस पीरियड को एपिक एज वो वाला पीरियड है जब भारत में रामायण और महाभारत की बात की जाती है, या रामायण और महाभारत का जो टाइम पीरियड है या इसके बारे में बताया जाता है। अब मध्य प्रदेश में है तो हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, राइट। रामायण एंड महाभारत, ये जो आपका एपिक एज है ये लिखा हुआ है। एपिक एज मतलब रामायण और महाभारत। ठीक है यहां तक बात। चलिए, अब एपिक एज के बाद क्या पढ़ना है? तो एपिक एज के बाद यहां पर आपके पास आता है महाजनपद पीरियड। अगला क्या आता है? महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड है ना, इसको कहते हैं महाजनपद काल। हिंदी में भी इसको क्या कहा जाता है? महाजनपद काल कहा जाता है। समझेंगे, डिटेल में करेंगे महाजनपद काल क्या है वगैरह। तो ये वाला टाइम पीरियड जो है, ये वाला टाइम पीरियड जो है वो आपका 600 बीसी से चलता है। 600 बीसी से आगे चलता है आपका टाइम पीरियड। ठीक है, ये 600 बीसी हो गया। इसको महाजनपद पीरियड कहते हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद मिलेंगे। एमपी में जो हैं वो कितने हैं महाजनपद? 2 हैं। और अगर वहीं पर आप इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में ये टोटल महाजनपद जो है वो कितने हैं? 16। ये इंडिया और मध्य प्रदेश की बात है। ठीक है, ये इंडिया और मध्य प्रदेश की बात है जो आपने यहां पर ऊपर लिखी है। ठीक, अब महाजनपद पीरियड के बाद मध्य प्रदेश में और इंडिया में यहां पर स्टार्ट होती है डायनेस्टीज। क्या स्टार्ट हो जाती है यहां से? डायनेस्टीज। मतलब यहां पर मैं बोल दूंगा कि अब अपन को डायनेस्टी पढ़ना है, डायनेस्टीज के बारे में देखना है। ठीक है, डायनेस्टीज मतलब वंशों के बारे में, वंश के बारे में। ठीक, वंश के बारे में। इतना आपको समझ में आया होगा कि हमारा टाइम पीरियड जो है ये हम हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ रहे हैं। कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं? हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें ये सारी चीजें आ रही है। अब डायनेस्टीज जो है, ये डायनेस्टीज चलेंगी तो इन डायनेस्टीज के बारे में अपन बात करते हैं थोड़ा। चलिए, डायनेस्टीज की मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, आप ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे हसीन, है ना। क्या लिखेंगे? हसीन। फिर लिखिए माशुका, ठीक। फिर आप लिखेंगे सा शक, इतना लिखिए। फिर गुप्ता और गुप्ता के बाद की बात करेंगे। ठीक है, तो हसीन माशुकाशा शक जो लिखा है इसको आपको समझना है, ये आपकी मेन ट्रिक है। इस ट्रिक के बेसिस पे आपको भारत में वंश या मध्य प्रदेश में वंशों की जानकारी मिलने वाली है। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमने लिखा है यहां पर, ह का मतलब क्या है? ह का मतलब जो है यहां पर वो है हर्यक वंश।
हर्यक वंश। ठीक है, इंग्लिश में भी बात करें तो इसको इंग्लिश में हर्यंका या हर्यक डायनेस्टी बोला जाता है। हर्यंका डायनेस्टी बोला जाता है इसको, राइट। चलिए, उसके बाद जो सी है, सी जो यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है शिशुनाग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शिशुनाग। शिशुनाग वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो है न। इसका मतलब है यहां पर नंद वंश। इसका मतलब क्या है? नंद वंश। और नंद वंश को आप कहेंगे ये नंदा डायनेस्टी। इंग्लिश में नंदा, हर्यंका ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, नंदा डायनेस्टी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आने वाली है जिसका नाम मां लिखा है। मां का मतलब है मौर्य। मां का मतलब यहां पर क्या है? मौर्य वंश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर देखें तो इसको आप कहेंगे कि ये मौर्यन डायनेस्टी हो गई। ये कौन सी डायनेस्टी हो जाएगी? ये हो जाएगी मौर्यन डायनेस्टी। फिर बात आती है, अब शु लिखा है। शु का मतलब यहां पर क्या है? तो यहां पर है शुंग वंश, है ना। ये कौन सा वंश है? शुंग वंश। ठीक, इसको आप कहेंगे शुंगा डायनेस्टी। ठीक, चलिए, इसके बाद ये जो का लिखा है, ये जो का लिखा है इसका मतलब है कण्व। इसका मतलब क्या है? कण्व वंश। ठीक है, इसका मतलब है कण्व वंश। कण्व डायनेस्टी। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है सा। सा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सातवाहन। सा का मतलब यहां पर क्या है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश मतलब सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहनाज भी बोला जाता है इनको, सातवाहनाज। ठीक है, सातवाहन रूलर को सातवाहनाज। इसके बाद आपके पास यहां पर आ रहे हैं श और क। श और क जो में श लिखा हुआ है, ये लिखा है शक। शक शासक आएंगे, शक। तो इसको अपन कहते हैं शकाज। इसको क्या बोल दिया जाता है? शकाज कहा जाता है। और लास्ट में आपको यहां पर अभी ट्रिक में क जो दिख रहा है, इसका मतलब है कुषाण। इस क का मतलब क्या है? तो यहां पर है कुषाण वंश। ठीक है, और कुषाण वंश का मतलब होगा, इंग्लिश में आप इसको कहेंगे कुषाण, कुषाणाज या कुषाण, कुषाण डायनेस्टी, राइट। ये आपको एक तो ये ट्रिक याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। हम लोग एंशियंट में चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? ये सभी बात जो चल रही है, ये चल रही है एंशियंट की। एंशियंट मतलब वही प्राचीन इतिहास, ठीक, एंशियंट, प्राचीन इतिहास। अब कुषाण तक हो गया। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मार्क कर देते हैं कि ये जो है हर्यंका है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें अब हो चुकी है अगर, तो अब इसका थोड़ा सा अब ये तो बात हुई कहां तक? हसीन माशुका शाह शक तक। इसके आगे क्या होगा? कुषाण के बाद और क्या? तो कुषाण के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर फिर से टाइमलाइन समझना है थोड़ी आपको, कि आपको यहां पर अब गुप्ता दिखेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास का जो स्वर्णिम काल रहा है, भारतीय इतिहास का जो मोस्ट जो अच्छा पीरियड रहा है ना, वो रहा है हमारा गुप्तास पीरियड का। तो यहां पर आपके पास आने वाले हैं गुप्त। कौन आएंगे? गुप्त आएंगे पहले। गुप्त के बाद हम देखेंगे यहां पर गुप्तोत्तर। क्या देखने वाले हैं? गुप्तोत्तर काल। और इसमें समझते हैं कि कौन आएगा। तो गुप्ता पीरियड की बात करें, ये हो गया आपका गुप्ता
पीरियड, ठीक। और इसको हम कहते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट गुप्ता। जब गुप्ता का या गुप्ता वंश खत्म हुआ तो इस समय के पीरियड को, इसके बाद के पीरियड में क्या बोला जाता है? गुप्त वंश के बाद के पीरियड को कहा जाता है गुप्तोत्तर काल। और इस गुप्तोत्तर काल में आप क्या क्या याद रखेंगे वो देखिए। गुप्तोत्तर काल में आपको इस तरीके से याद रखना है, वर्धन डायनेस्टी आएगी। यहां पर क्या आने वाली है? वर्धन डायनेस्टी। बड़ी बड़ी डायनेस्टीज के मैं नाम लिख रहा हूं, अगर छोटी मोटी कोई डायनेस्टी होगी वो यहां पर मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि उसको हम डायरेक्टली बीच में पढ़ लेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको गर्दभिल ने यहां पर नहीं बताया, वाकाटक के बारे में नहीं बताया है, तो ये मत समझिएगा कि उसको छोड़ना है। छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ेंगे, लेकिन उनको इंडिविजुअली अलग से पढ़ लेंगे, जहां पर बीच में आएंगी वहां पर उनको पढ़ते जाएंगे, राइट। तो यहां पर हम बताने वाले हैं किसके बारे में? गुप्त पीरियड के बाद जो गुप्तोत्तर पीरियड आया, गुप्तोत्तर पीरियड में भारत में कौन कौन से वंश आए उनकी यहां पर बात करेंगे। तो पहला आप यहां से याद रखेंगे पुष्यभूति वंश। कौन सा याद रखेंगे? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति याद रख लीजिए, है ना, पुष्यभूति याद रख लीजिए। या इसी को वर्धन भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? वर्धन। तो वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी, दोनों डायनेस्टीज जो है, ये डायनेस्टी जो है पुष्यभूति और वर्धन वाली डायनेस्टी, ये गुप्तोत्तर में आने वाली, ठीक। जब ये वर्धन और पुष्यभूति खत्म हो गए, है ना, इनको अपन कह देते हैं कि ये वर्धन वंश है, या इसी का नाम क्या है? पुष्यभूति। ठीक है। तो अब इसके बाद भारत, मध्य प्रदेश में क्या होता समझिएगा। जब ये डायनेस्टीज खत्म होने लगी तो जो पूरा साम्राज्य, अखिल भारत का साम्राज्य था, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, इसके डिवीजन होंगे, पार्ट होंगे। और पार्ट होंगे तो छोटी छोटी शक्तियां उभर कर सामने आती हैं। छोटी छोटी शक्तियां आती हैं और अपना एग्जिस्टेंस के लिए आपस में लड़ाई करेंगी, वो देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। पर वो छोटी छोटी शक्तियां कौन सी थी, तो उनके बारे में अगर आप जाने, उनके बारे में अगर आप यहाँ पर देखें, तो आपको यहाँ पर कौन मिलेंगे? यहाँ पर मिलने वाले हैं राष्ट्रकूट। कौन मिलेंगे? राष्ट्रकूट। समझते जाइएगा, राष्ट्रकूट मिलेंगे। देन आपको कौन मिलने वाले हैं? तो गुर्जर प्रतिहार मिलेंगे। गुर्जर प्रतिहार मिलेंगे। ये सब वंश के नाम है ना, ये सब क्या है? वंश के नाम है। फिर उसके बाद राष्ट्रकूट के बाद गुर्जर प्रतिहार, फिर उसके बाद और कौन मिलेंगे आपको? तो यहां पर आपको मिलेंगे चंदेल वंश के शासक, या परमार पहले लिख देते हैं, परमार शासक मिलेंगे, परमार वंश मिलेगा, ठीक है। और कौन मिलने वाला है? तो आपको यहां पर मिलेंगे चंदेल, चंदेल मिल जाएंगे, चंदेल वंश मिल जाएगा, ठीक है। खजुराहो वाला क्षेत्र जो आप बोलते हैं ना, चंदेल वंश बहुत फेमस है। और एक जबलपुर में एक है कलचुरी, तो आपको यहां पर कलचुरी भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो डायनेस्टीज हैं, ये सब डायनेस्टीज कब आई? जब गुप्ता पीरियड खत्म हुआ, क्योंकि गुप्ता पीरियड बहुत ही ज्यादा फेमस, पावरफुल और सब कुछ था। अखिल भारत का साम्राज्य संभाला हुआ था गुप्ता रूलर ने। तो इनके खत्म होने के बाद ये शासक आए, जैसे आपके कौन कौन? तो आपके राष्ट्रकूट आए, है ना, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटाज बोलते हैं इनको, राष्ट्रकूट आए, है ना। फिर आपके गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार आए। देन आपके पास परमार डायनेस्टी आएगी। इनको सबको अलग से पूरा पढ़ेंगे, इनके बारे में हम लोग पूरा टाइमलाइन के साथ में पढ़ेंगे, पर अभी मैं केवल आपको हिंट कर रहा हूं कि हमें पढ़ना किस तरीके से और कौन सी डायनेस्टी कहां आती है। फिर यहां पर बात कर लेते हैं चंदेला डायनेस्टी की, है ना। और उसके बाद आपका कलचुरीज जो हो गए। ठीक है। जब आप इतना पढ़ लेंगे तब आपका एंशियंट खत्म होगा। तब आपका क्या खत्म होगा? एंशियंट। समझ गए ये बात आप, है ना। जो आपने प्राचीन इतिहास की बात की है, आप जो स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास, है ना, यहां से एंशियंट, आपने एंशियंट में ये देखा, देन आपने ये सारे वंश देखे, ये डायनेस्टीज है सब, ये भी क्या है? डायनेस्टीज है। तो यहां पर जाकर आपका जो प्राचीन इतिहास है, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, यहां पर आप प्राचीन को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंशियंट, दी एंड।
ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब अभी तो इनका डिटेल करना बाकी है, मैं केवल टाइमलाइन बता रहा हूं आपको। ठीक, अब क्या होगा, एंशिएंट के बाद कौन आएगा? तो एंशिएंट के बाद सिंपल सी बात है, एंशिएंट के बाद मिडाइवल आने वाला है। अब तो मिडाइवल को देख लेते हैं, वो मिडाइवल में क्या क्या होगा, देखिए। ये सब मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखना है आपको, है ना। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री की जब बात करेंगे तो मिडिवल हिस्ट्री में आप शुरुआत करेंगे कहां से, ये गुर्जर प्रतिहार वगैरह जो खत्म हो रहे हैं वहां से। पर उसके बाद आपको थोड़ा सा मैं यहां पर गौरी के बारे में बताऊंगा, मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में जब बताया जाएगा तो मोहम्मद गौरी के साथ में यहां पर आप थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे कि आपका जो ये परमार वंश वगैरह भी वहां पर है ना, आपस में मतलब सब क्या है, ये ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, पूरे भारत पे किसी एक व्यक्ति ने शासन नहीं किया था, अलग अलग डायनेस्टीज आ रही थी। तो डायनेस्टीज जो है कई बार कंटेम्प्रेरी होती थी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, एक एक क्षेत्र में एक डायनेस्टी चल रही है तो दूसरे क्षेत्र में दूसरी डायनेस्टी चलेगी, इस तरीके से भी होता था। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये जो थे ना, ये आपस में कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, परमार वंश आता है, चंदेल आता है, तो ये पढ़ते हैं इनको, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हम जब मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो मिडिवल हिस्ट्री में हमको सबसे पहले जो देखना है यहां पर, हम वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में हम यहां पर बहुत हद तक हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा इनका, और नहीं तो आप अभी अभी आपको याद आ जाएगा, अगर याद नहीं आ रहा होगा तो इसको हिंदी में कहते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक, दिल्ली सल्तनत में क्या होगा वो देखो। देखो, दिल्ली सल्तनत की जब बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत किसी एक रूलर की नहीं थी, या कोई एक वंश यहां पर नहीं था। दिल्ली सल्तनत में टोटल आपको अलग अलग 5 डायनेस्टीज मिलने वाली है। अलग अलग कितनी डायनेस्टी मिलेंगी? 5। ठीक है, उन पांचों को मिलाकर दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। ठीक है, ये बात। तो 5 कौन कौन सी सल्तनत थी उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, तो वो 5 जो सल्तनत हैं उनकी मैं आपको यहां पर ट्रिक भी बता देता हूं कि कैसे याद रखना है ना, और उनके नाम भी बता देता हूं। तो देखो, आप ट्रिक की बात करें अगर, तो आप ट्रिक याद रखेंगे GKTSL। क्या याद रखेंगे? GKTSL। ठीक है, ये GKTSL जो आपने लिखा है, ये GKTSL जो है, इसका मतलब है ये आपके पांचों की पांचों 5 अलग अलग डायनेस्टीज हैं, और ये पांचों मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाती है। इन पांचों ने दिल्ली पर रूल किया था, इसलिए हमने इसको दिल्ली सल्तनत का सबको पार्ट बताया कि दिल्ली सल्तनत के पार्ट हैं, इनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है। राइट, अब इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इनमें जी का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, एस एल। आपकी ट्रिक है GKTSL। ट्रिक क्या है? GKTSL, सीक्वेंस भी यही होगी। अब जब बात करेंगे जी की, तो जी का मतलब है गुलाम वंश। जी का मतलब यहां पर क्या है? गुलाम वंश है। राइट, चलिए, तो गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे। जी का मतलब गुलाम, देन आपके पास के का मतलब खिलजी, जिनको आप जानते भी हैं, है ना, इसका मतलब होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश। ठीक है, फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश। गुलाम के बाद कौन आता है? खिलजी वंश। ये हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक, खिलजी वंश के बाद बात करें तो टी लिखा है, टी का मतलब है तुगलक वंश। टी का मतलब है तुगलक वंश। फिर उसके बाद है हमारे पास एस। एस का मतलब है सैयद। एस का मतलब सैयद वंश। हमें मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखना है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो वंश हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश में कहां कहां पर और कितना रूल किया, किस रूलर के साथ में इन्होंने फाइट की। और एल का मतलब है लोधी। एल का मतलब यहां पर है लोधी वंश। तो आपके पास ये 5 जो है ये डायनेस्टीज हो गई। ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है, आप याद रखेंगे GKTSL। GKTSL,
इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है ना? गुलाम वंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। चलिए, फिर उसके बाद आपके पास खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक, फिर उसके बाद सैयद और उसके बाद लोधी। चलिए इनको देखते हैं। ये हो जाएगा खिलजी, फिर आपके पास तुगलक, ठीक, ये डायनेस्टीज चलती रहेंगी पीछे, ये है ना? फिर आपके पास सैयद। इनका जब हम डिटेल करेंगे तो हम इनके टाइम पीरियड के साथ भी इनको देखेंगे। हम ये भी बताएंगे कि किसका टाइम पीरियड कितना ज्यादा रहा है। और फिर आती है आपकी लोधी डायनेस्टी। तो ये आपकी 5 डायनेस्टीज जो हैं, ये पांचों मिलकर दिल्ली सल्तनत का निर्माण करती है, दिल्ली सल्तनत बनाती है, राइट? इतना ध्यान रखें पहले तो। चलिए, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ना है? तो देखिए, लोधी वंश जब खत्म होगा, लोधी वंश जब खत्म होगा तो भारत में मुगल का शासन स्टार्ट हो जाएगा, है ना? भारत में लोधी जब खत्म होंगे तो मुगल्स आ जाएंगे। तो यहां पर हमको मुगल्स के बारे में पढ़ना है। लोधी जब खत्म होंगे तो फिर किसके बारे में पढ़ने लगेंगे आप? मुगल्स के बारे में पढ़ने लगेंगे। तो चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं अब इसके बाद। चलिए, इसके जस्ट बाद कौन आएंगे? तो नेक्स्ट देखिएगा, मुगल्स। अब मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, भारत में आने वाले हैं मुगल्स। ठीक है, मुगल वंश आ जाएगा। मुगल वंश जब चलेगा तो मुगल वंश में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर कि मुगल वंश की स्टार्टिंग जो होगी वो बाबर करेगा। कौन करेगा? मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्टार्टिंग जो भारत में करता है वो करता है बाबर। ठीक, और ये जो बाबर होता है, ये बाबर 4 साल केवल रह पाता है। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। 1526 में मुगल वंश स्थापित हो जाता है भारत में। और बाबर जो है 1530 तक रहता है केवल। 1530 के बाद उसका बेटा हुमायूं बनता है, देन उसके बाद उसका बेटा अकबर, देन उसके बाद उसका बेटा जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जब तक औरंगजेब जिंदा रहता है तब तक हमने माना है कि ये हमारी मिडिवल हिस्ट्री है। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल वंश तो चलेगा, लेकिन उसके बाद हम बोलते हैं कि वो आधुनिक काल में एंटर कर जाएंगे। तो 1526 से लगाकर 1707 तक, है ना, ये टाइम पीरियड याद रखेंगे। 1526 से लगाकर 1707 हम लोग एडी में एंटर कर चुके हैं अब। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और हिंट कर देता हूं। देखो, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड अगर आपसे कोई पूछे तो ये 1206 से लगाकर, है ना, 1206 से लगाकर 1526 तक रहता है। 1206 से 1526 तक रहता है। किसका टाइम पीरियड है ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। ये पांचों वंश जो आएंगे इस ड्यूरेशन में रहने वाले हैं। उसके पहले हमने क्या देखा था? गुप्त और गुप्तोत्तर। तो ये गुप्त और गुप्तोत्तर भी एडी में चल रहा था, एडी में। और आपका ये जो शक वगैरह है ना, ये लगभग एडी में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहां से समझते हैं कि अपने पास अभी टाइम पीरियड जो 1526 से 1707 तक का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड जब तक रहता है तब तक हम कहते हैं कि भारत में मिडिवल हिस्ट्री चल रही है। क्या चल रही है भारत में? मिडिवल। मध्य प्रदेश में भी और भारत में भी मिडिवल चल रही है। लेकिन इसके बाद जो आपके मुगल्स हैं, वो मुगल भारत में कब तक रहते हैं? तो 1707 से लगाकर 1857, 1857 तक का टाइम पीरियड। ठीक है, तब तक मुगल भारत में रहते हैं। 1857 तक इनका आधिपत्य होता है, भारत में शासन करते हैं ये लोग। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये चले जाता है मॉडर्न में। हमने इसको किस में रखा हुआ है? मॉडर्न में रख दिया है। क्यों मॉडर्न में रखा है? क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ब्रिटिश जो हमारे भारत पर शासन कर रहे थे, ब्रिटेन के जो लोग शासन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उनका प्रभुत्व या उनका जो पावर थी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा थी। वो हमें रूल बहुत ज्यादा कर रहे थे, इसलिए इसको हम लोग मॉडर्न में रखते हैं। ये मिडिवल वाला पीरियड हुआ, वो वाला मॉडर्न वाला पीरियड। और ये सॉरी, आपका मुगल पीरियड की हम टोटल अगर बात करें, मुगल पीरियड की टोटल बात की जाए तो मुगल पीरियड जो है वो कब से कब तक रहेगा? तो ये रहेगा 1526 से 1857 तक। ठीक है,
मुगल पीरियड का टाइम पीरियड अगर भारत में देखेंगे तो 1526 से लगाकर 1857 तक भारत में ये शासन करने वाले हैं। राइट, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल करते हैं। देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये वो वाला टाइम पीरियड है जब बाबर भारत आया। बाबर भारत आया एवं वंश स्थापित किया। ठीक है, ये क्या था? बाबर भारत आया और उसने क्या किया? वंश स्थापित किया। ठीक, 1707 वाला टाइम पीरियड कौन सा है? ये 1707 पीरियड वाला 1707 का टाइम पीरियड है जब औरंगजेब जो था, है ना, औरंगजेब जो था उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इस समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। यहां से सब चीजें खत्म हो जाएगी। और 1857 जो टाइम पीरियड आपने लिखा है, ये है लास्ट मुगल रूलर। इस समय जो है भारत में मुगल्स का जो है अब आधिपत्य खत्म होने वाला है। लास्ट मुगल रूलर जो है वो होता है, और उसके बाद यहां पे याद रखना एंड ऑफ मुगल एरा। यहां पर आप एक चीज और याद रखेंगे कि मुगल्स जो थे उनका ये मुगल एरा का क्या हो गया? एंड ऑफ मुगल एरा। ठीक है, यहां पर आप याद रख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर, ठीक है, यहां पर व्यक्ति का नाम याद रख सकते हैं, वो कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर। ठीक, ये व्यक्ति की डेथ होती है, इस व्यक्ति को अंग्रेज बंदी बना लेते हैं, जेल भेज देते हैं, और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत में पूरी तरीके से अब मुगल्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, अब अंग्रेजों का शासन रहेगा। ठीक है ये बात। लेकिन इसके अलावा ये क्या चल रहा था? ये चल रहा है मिडिवल। ये क्या चल रहा है? मिडिवल। ठीक है, इसके अलावा मिडिवल में और क्या आता है वो भी देखते हैं। ये क्योंकि भारत के अखिल भारत के शासक रहे हैं, ये है ना, मुगल जो रहे हैं वो अखिल भारत के शासक रहे हैं, पूरे भारत पर इनका शासन था। तो मध्य प्रदेश के भी हिस्सों पर इनका शासन रहा है। मध्य प्रदेश में इन्होंने कई शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो मिडिवल में और क्या आने वाला है? तो मध्य प्रदेश की रियासतें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दी प्रोविंसेस ऑफ मध्य प्रदेश, प्रोविंसेस ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ मिडिवल पीरियड, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि जो है वो एक साथ कई सारी आपकी जो है ये चल सकती हैं, डायनेस्टीज चल सकती हैं। तो क्योंकि मुगल वगैरह तो वो तो भारत पे रूल कर रहे थे ना, मध्य प्रदेश में भी तो कोई था, और मध्य प्रदेश में जो था तो उन प्रोविंसेस के बारे में यहां पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि वो प्रोविंस कौन से थे। तो जैसे आपने सुना होगा गोंडवाना के बारे में। ठीक है, एक रियासत हमारे पास हुआ करती थी, उस रियासत का नाम था गोंडवाना रियासत। ठीक है, फिर अपने पास कौन सी थी? तो बघेलखंड रियासत थी। फिर हमारे पास कौन सी थी? बुंदेलखंड रियासत थी। ऐसी अपने पास अलग अलग रियासतें थी। रियासतें मतलब प्रोविंस, हमारे अपने राजा थे अलग। ठीक है, जो यहाँ पर रूल कर रहे थे। तो यहां से मैं लिख रहा हूं, जैसे आपके पास हो जाएगी गोंडवाना, गोंडवाना प्रोविंस। ठीक है, ये किस पीरियड में आएंगे? मिडिवल पीरियड में आएंगे। ठीक है, गोंडवाना प्रोविंस। फिर और कौन थे गोंडवाना के अलावा? तो आपके पास यहां पर थे बघेलखंड रियासत। अलग अलग लिख रहा हूं लेकिन ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ये थे सब, है ना। बघेलखंड रियासत थी आपके पास। और कौन सी थी? तो आपके पास थी बुंदेलखंड रियासत, है ना। ये सब चल रहे थे। ठीक है, गोंडवाना वाली गोंड रियासत कहलाती थी, ये आपकी बघेलखंड रियासत हो गई। फिर बुंदेलखंड रियासत। और कौन आते थे यहाँ पर? तो अपने पास तोमर डायनेस्टी थी यहाँ पर, है ना। ग्वालियर वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको तोमर डायनेस्टी भी मिलती थी। ठीक, तो इस तरीके से कुछ रियासतें थी जो केवल मध्य प्रदेश की थी, या मध्य प्रदेश में इनका शासन रहा है। और ये लोग जो हैं वो शासन कर रहे थे यहाँ पर। क्लियर इतना? चलिए इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। और पीरियड कौन सा है? मिडिवल पीरियड की बात चल रही है। अब यहां से और चीज आप समझिएगा, एक चीज लास्ट, कि
देखो, ये मुगल्स वगैरह जो थे ना, मुगल ने पूरे भारत पर शासन किया। उसके अलावा अगर हिंदू शासकों में देखें तो आपको ये हिंदू शासक मिलेंगे, ये मध्य प्रदेश में हिंदू शासक मिलेंगे। लेकिन इनके अलावा भी इसी पीरियड में, मिडिवल पीरियड में ही मध्य प्रदेश में एक स्वतंत्र मालवा शासन की स्थापना होती है। तो वो स्वतंत्र मालवा शासन जो होता है वो भी हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी अलग से लोधी आएंगे। उसमें आपने होशंग शाह का नाम पहले मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो होशंग शाह का नाम निकला है। तो ये व्यक्ति जो है ना, होशंग शाह हो गए, दिलावर खां गौरी हो गया, तो इन लोगों का नाम आपके पास आगे और आने वाला है। तो यहां पर एक चीज और आएगी मिडिवल में, और वो क्या आने वाली है? तो मिडिवल में हमारे पास आने वाला है, मिडिवल में हमारे पास और क्या आने वाला है? तो द इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट रूल ऑफ मालवा, है ना। इसको हम कहते हैं मालवा में खिलजीज भी आएंगे अलग से, लेकिन ये वो दिल्ली सल्तनत वाले खिलजी नहीं है, ये अलग है ना। मालवा में स्वतंत्र शासन, स्वतंत्र शासन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है क्या? क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मिडिवल यहां पर खत्म होगी, तो मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं एंड ऑफ मिडिवल पीरियड। इसके बाद आधुनिक आएगा। अब आपके पास आधुनिक काल आने वाला है, इसको समझते हैं आधुनिक काल को अगेन। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन ऐसे सभी जगह से आते हैं, लेकिन ज्यादा अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वो आपको आधुनिक की दिखेगी, है ना। रिपीट होना, ज्यादा पूछा जाना, ये सब आपको कहां मिलेगा? तो ये आधुनिक में मिलता है, ठीक है। तो इस आधुनिक काल में हमें क्या क्या देखना है, उसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आधुनिक काल में आपको जो शुरुआत है वो मिलेगी कहां से? वो मिलेगी आपको 1707 से। तो इसको 1707 से स्टार्ट करेंगे आप, 1707 एडी जब औरंगजेब की डेथ हुई, और ये आपका चलेगा 1947 तक। 1947 तक ही क्यों जा रहे हो सर? कल की बात भी तो हमारे लिए काइंड ऑफ इतिहास ही होती है, तो फिर 1947 के बाद क्या? तो 1947 के बाद आपने पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ ली है। आपने बता दिया कि हमारे पास 79 रियासतें थी मध्य प्रदेश में, जिनको मिलाकर हमने मध्य प्रदेश बनाया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और फिर भोपाल, इस तरीके से आपने पॉलिटी ऑलरेडी कवर कर लिया है 1947 के बाद का पीरियड। हमें यहां पर केवल 1947 तक का बताना है। तो 1947 तक का जब आप बताएंगे तो यहां पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ते हैं द राइज ऑफ मराठास। हम यहां पर क्या देखते हैं? हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे द राइज ऑफ मराठास, मराठाओं का उत्कर्ष, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये मराठाओं का उत्कर्ष है। उसके बाद मतलब मराठाओं की शुरुआत हुई। उसके बाद आप क्या देखेंगे? तो यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में ये क्रांति कहां कहां पर हुई, कौन कौन सी जगह इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी, कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति जो जिन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट किया जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो ऐसी सारी बातें देन हम यहां पर पढ़ने वाले हैं दी इंडियन, ऐसा लिखेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश के जनता द्वारा या मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश इन दी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है ना। ये क्या है? तो ये है कि मध्य प्रदेश ने किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग दिया। हम यहां पर क्या देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का हेल्प रही या मध्य प्रदेश ने सपोर्ट किया,
राइट। और उसके बाद आपके पास एक और पॉइंट आता है जो यहां से समझना है, और वो है हमारे यहाँ की कुछ रियासतें। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट प्रोविंस, यहां पर मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट प्रोविंस। इंपॉर्टेंट प्रोविंस कैसे, जैसे जैसे मैं कहूं यहां से इंपॉर्टेंट प्रोविंस में हम यहां पर पढ़ेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रोविंस में आप लोगों ने राइज ऑफ मराठास देख ही ली है, तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। जैसे राइज ऑफ मराठास है तो इसको आप कहेंगे मराठाओं का या मराठाओं का उत्कर्ष, मराठाओं का उत्कर्ष। ठीक है। और ये जब मराठाओं का उत्कर्ष पढ़ोगे तो यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, स्पेशली दो डायनेस्टीज पढ़ना पड़ेंगी या दो रियासतें पढ़ना पड़ेगी। एक आपको पढ़ना पड़ेंगे होलकर, एक क्या पढ़ना पड़ेंगे, होलकर्स, और एक आप यहां से पढ़ेंगे सिंधियास को। ठीक है। ये मराठास की जो अलग ब्रांचेस बनी होलकर और सिंधिया वो मध्य प्रदेश में है, तो उसके बारे में यहां पर पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारा 1857 का रिवोल्ट के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका 1857 की क्रांति, इसके बारे में पूरी डिटेल करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये क्या है, ये है भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय या राष्ट्रीय, है ना, भारतीय या राष्ट्रीय जो भी समझ लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का या मध्य प्रदेश की भूमिका, शॉर्ट में लिख देते हैं मध्य प्रदेश की भूमिका। ठीक है, ये पढ़ना है। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे पढ़ते हुए, तब आपके पास आपकी हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मॉडर्न एरा का क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, इतनी चीजें आपको कवर करना है, इतनी चीजें आपको कवर करना है, और उसके बाद आप आपकी हिस्ट्री को कंप्लीट समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे अपनी मॉडर्न के बारे में, मिडाइवल के बारे में, एंशिएंट के बारे में, प्री हिस्टोरिक के बारे में, सारी चीजें। थैंक यू सो मच।